Good evening, dear student. Today we are just going to explain the article energy and related to that from your chapter work, energy and power. तो सबसे पहले अगर बात करें हम डेफिनेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बेसिकली क्या होती है? आपने सुना होगा एनर्जी के टर्म्स को, आपने 9th में भी आई थिंक डिस्कस किया होगा. एनर्जी इट इज अ कैपेसिटी और एबिलिटी टू डू वर्क, यानी जितना आप कितना वर्क कर सकते हो, जितनी आपके अंदर एनर्जी, ऐसा हम यूजुअल लैंग्वेज में बोलते हैं. इट मीन्स जितना आप कार्य कर सकते हो वही आपकी एनर्जी है. उसके बाद आप थक जाते हो, इट मीन्स यू आर नॉट हैविंग द एनर्जी. समझ पा रहे हैं ये बात? तो एनर्जी बेसिकली क्या होती है? इट इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. क्लियर ये चीज? अब बात ये आती है उसके बाद कि इसको मेजर कैसे करते हैं. अगर आपने वर्क को कैलकुलेट कर लिया तो डेफिनेटली एनर्जी ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड हो जाती है. समझ पा रहे हैं ये बात? ध्यान से सुनिएगा. अगर वर्क को कैलकुलेट किया तो एनर्जी डेफिनेटली अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती है. बात करते हैं यूनिट की. अगर एसआई यूनिट की बात करें तो आपकी जूल, क्योंकि वर्क ही एनर्जी है और एनर्जी ही वर्क है, तो डेफिनेटली जो वर्क है आपका वो जूल में काउंट होता है इन एसआई सिस्टम. लेकिन अगर बात करते हैं सीजीएस सिस्टम में तो वहां पर हमारा जो वर्क है वो काउंट होता है अर्ग में, तो एनर्जी भी किस में काउंट होगी? अर्ग में काउंट होगी. क्लियर है ये बात? अब बात ये भी आ रही है इसके साथ में कि वर्क कैसी क्वांटिटी है. क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है या फिर ये स्केलर क्वांटिटी है? तो आपको पता होना चाहिए कि वर्क हमने पहले ही बताया था आपको कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है. तो नोट डाउन करेंगे कैसी क्वांटिटी है, ये भी साथ में आपने नोट डाउन करना है. कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है. तो एनर्जी भी आपकी बेसिकली क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी. अब बात आती है आपकी बात आती है किस चीज की? कि टाइप ऑफ एनर्जी कितनी. वैसे तो एनर्जी की बहुत सारी टाइप हैं, लेकिन मैं कुछ एक यहां पर लिख रहा हूं. मैकेनिकल एनर्जी है आपकी, काइनेटिक एनर्जी है आपकी, हीट एनर्जी है आपकी, वेव एनर्जी है आपकी, साउंड एनर्जी है आपकी, न्यूक्लियर एनर्जी है. ठीक, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ एनर्जी. समझ पा रहे हैं? सो मेनी टाइप ऑफ एनर्जी. तो मैंने उनमें से कुछ एक एनर्जी आपके सामने लिखी है. जो हमारे सिलेबस में है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी है, या उसकी कुछ टाइप्स भी आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे. क्लियर? अब कुछ यूनिट्स आती हैं, वो यूनिट्स के बारे में हमें ध्यान देना है. इसके अलावा भी कुछ यूनिट्स होती हैं एनर्जी की जो कभी कभार हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन ज्यादातर हम जूल और अर्क की बात करते रहते हैं. ठीक है? एक आपकी एनर्जी की यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट. कौन सी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको ई कैपिटल वी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ई कैपिटल वी से. एक होती है कैलोरी, जिसको हम नॉर्मल बोल देते हैं कैलोरी. क्लियर? इसको हम CAL से डिनोट करते हैं. एक होती है आपकी किलोवाट आवर, ये जरूर देखी होगी आपने 10th में, किलो वाट आवर, KWH से डिनोट करते हैं. याद आया आपको? 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा. तो ये भी आपकी क्या है? एनर्जी की यूनिट है. तो नोट डाउन करेंगे इन चीजों को, बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीके से मैंने आपको समझाया है, इसको नोट डाउन कीजिए. फिर हम चलेंगे उसके बाद एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन. अब बात आती है आपकी काइनेटिक एनर्जी से. काइनेटिक एनर्जी बेसिकली क्या होती है? सपोज आपने देखा होगा कि आपके घर में अगर आटा चक्की है तो उसका जो व्हील होता है नीचे घूमता है. अगर वो घूम रहा है तो आपका गेहूं पिस के बाहर आता है. क्लियर? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां पर वो मूविंग में है, वो वर्क डन कर रहा है. वो एनर्जी कौन सी जिसके कारण वो घूम रहा है? वो एनर्जी है आपकी काइनेटिक एनर्जी. क्लियर? आपने कुछ एरिया में देखा होगा कि विंड मिल होती है, जिसके घूमने से आपकी विद्युत एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है. तो वो भी क्या है? बाय वर्च्यू ऑफ मोशन है. क्लियर? आपकी मोटरसाइकिल चलती है, उसका पहिया भी आपका रिवॉल्व करता है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. तो वर्क डन वहां पर क्या रहा है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन हो रहा है. तो वो एनर्जी कौन सी है उसके अंदर? काइनेटिक एनर्जी है. माय मीन टू से जहां पर भी बॉडी आपकी मूव कर रही है, ठीक, मूव कर रही है, मोशन में है तो वो क्या हो जाएगी? आपकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी. समझ पाइए बात? काइनेटिक एनर्जी इट्स सिंपल है. इट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. यानी अगर मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी, अगर मोशन नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है. ठीक है? इसके एक्सप्रेशन की बात करते हैं हम. एक्सप्रेशन को करने की कोशिश करते हैं. एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. ठीक? अब मान लीजिए हमने मान लिया कि लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास स्मॉल m which is at rest.
which is at rest, that is u is equal to 0 at t is equal to 0. क्लियर? समझ पाए? इस चीज को लिख लीजिए कि हमने क्या लिखा कि एक बॉडी है जो मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी कितनी दे दी? 0 at t is equal to 0. क्लियर? यहां तक ये चीज क्लियर हो रही है आपको? अब बात करते हैं कि लेट ऑन applying a constant force, let body covers a displacement, s meter and acquire velocity v. ठीक, वेलोसिटी v. लेट a be the acceleration. समझ पाए? एक्सेलरेशन वर्ड मैंने यहां पर क्यों यूज किया? देखिए बॉडी आपकी स्टार्टिंग में कैसी थी? रेस्ट पे थी. ठीक, हमने उसको धक्का दिया या हमने उसको किसी चीज से पुल किया, ठीक, पुश किया, ऐसा कुछ आप बोल सकते हैं. वो दोनों ही केस के अंदर बॉडी मूव करेगी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स की वैल्यू बार बार चेंज नहीं हो रही, स्टैटिक इन नेचर है. अब वो जो बॉडी है वो एक डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी. ठीक है, मैं रब कर रहा हूं, उसके बाद डायग्राम बनाते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं. ये इसका थोड़ा सा नोटिफिकेशन था जो हमें लिखना होता है पेपर में एज पर योर सीबीएसई बोर्ड, नॉट फॉर द कॉम्पिटिटिव पार्ट. तो इसको अब रब कर रहा हूं, आप समझिएगा. बड़ा आसान सा टॉपिक है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है. मान लीजिए एक साइकिल है, क्लियर? ये साइकिल है आपका और ये पैडल दिखा दिया हमने. ठीक है, जैसी भी आपकी ड्राइंग है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं. ये आपका स्टार्टिंग में क्या है? रेस्ट पे. समझ पाए? रेस्ट पे है, यानी u इज इक्वल टू कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड. अब किसी ने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया तो क्या होगा? साइकिल पे अगर मान लीजिए आप साइकिल चलाते हो, बचपन में देखा होगा, आपके फ्रेंड ने पीछे से धक्का लगा दिया तो साइकिल कैसे चली जाएगी? आगे चली जाएगी. हमने यहां पर साइकिल लिखा थी कि कुछ टाइम बाद साइकिल कहां चली जाती है? यहां पर चली जाती है, यानी मोशन में आ जाती है. मोशन में आते हैं तो इसकी वेलोसिटी यहां पर मैंने कितनी दिखा दी? v. क्लियर? और साइकिल ने यहां से लेके यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना लिया? s लिया. अब आपको पता है वेलोसिटी यहां पर u है और वेलोसिटी यहां पर कितनी है? v है, यानी वेलोसिटी में चेंज आया और जहां पर चेंज आएगा तो वहां पर क्या आएगा? एक्सेलरेशन भी आएगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहां पर चेंज आएगा वहां एक्सेलरेशन भी आएगा. और आपने काइनेमेटिक्स के अंदर इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. समझ पाए? क्लियर है चीज? अब आपको क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है, दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास कितना आएगा? mv स्क्वायर, सॉरी इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहां पर हमें. तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी यहां पर v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आ जाएगी. v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. a की वैल्यू यहां से कितनी आएगी? v स्क्वायर, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है v स्क्वायर बाय 2s. क्लियर? अब आप देखिए कि इसने, इस फोर्स ने, जो कि हमारी कैसी है? कांस्टेंट, इस कांस्टेंट फोर्स की वजह से मोशन आया. ठीक है, इट मींस यहां पर क्या हुआ? वर्क डन किया गया. आपने अगर पीछे से धक्का दिया, इट मींस यू डिड सम वर्क. उस वर्क को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या फार्मूला था? fs कोसाइन ऑफ थीटा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? fs कोसाइन थीटा. तो अगर आप ध्यान से देखें, fs कोसाइन थीटा है, यहां पर हमारे पास fs कोसाइन थीटा है. अगर हम fs कोसाइन थीटा है तो आप सोचिए कि यहां पर बॉडी का मास कितना लिया था? मैंने स्टार्टिंग में लिखवाया था m लिया था. अब फोर्स लग रहा है आपका इस साइड, साइकिल भी कहां जा रही है? इस साइड, यानी डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स की डायरेक्शन में कोई भी अंतर नहीं है, यानी थीटा कितना है आपका? 0 डिग्री. समझ पा रहे हैं? दोनों ही क्या है? सेम डायरेक्शन में है.
तो यहां पर हमारे पास आएगा Fs इंटू में 1 दैट इज इक्वल टू Fs। आर यू गेटिंग? बिल्कुल सिंपल। बाय द सेकंड न्यूटन लॉ कितना है आपका? F इज इक्वल टू ma इंटू S, ये आपका W हो जाएगा। अब W किसके बराबर आएगा? अगर आप नोट करें ma, a की वैल्यू कितनी है? v स्क्वायर बाय 2s और ये साथ में s, फिनिश। यहां से कितना आएगा? mv स्क्वायर बाय 2। क्लियर? अब ये जो W है, ये W क्या चीज है? इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। क्लियर? अमाउंट ऑफ वर्क डन। किस पे वर्क किया था हमने? इस साइकिल पे किया था। इस साइकिल पे जब हमने वर्क किया तो साइकिल चलना स्टार्ट हो गई थी। चलना स्टार्ट हो गई, पहले क्या थी? रेस्ट पे थी, अब चलना स्टार्ट हुई। इट मींस क्या आया? मोशन आया। तो ये वर्क जो है ये कैसे क्या काम कर रहा है? चलाने वाला। इट अपीयर्स टू मूव दिस साइकिल, इट मींस चलाने वाली कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। तो इट अपीयर्स एज काइनेटिक एनर्जी। तो यानी ये जो वर्क है इसी ये किसमें स्टोर हो जाएगा? एक तरह से काइनेटिक एनर्जी में, यानी इसको हम काइनेटिक एनर्जी का दर्जा दे सकते हैं। क्लियर? तो आपको समझना है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? 1/2 mv स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम? 1/2 mv स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी ध्यान दीजिए हमेशा पॉजिटिव होती है। क्लियर? ये भी नोट करेंगे आप, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं नोट करके लिख रहा हूं, यहां पर नोट करके लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। नेगेटिव नहीं होती, आप ध्यान दीजिएगा। काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। यहां तक नोट डाउन कीजिए, फिर फर्दर आगे चलते हैं। अब बात आती है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ये ओनली फॉर न्यूमेरिकल्स आप लिख सकते हो कि न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं यूज हो जाता है, कोई स्पेशल एक आर्टिकल नहीं है। क्लियर? आपको पता है काइनेटिक एनर्जी की अगर मैं बात करूं, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने फार्मूला पढ़ा था 1/2 mv स्क्वायर। क्लियर? विजिबल आई थिंक सभी को 1/2 mv स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, अगर मैं 1/2 mv स्क्वायर दे रखा है आपको, क्लियर? 1/2 mv स्क्वायर। अब हमें इसको क्लियर करना है। अगर मान लीजिए मैं इसको, चलो मैं आपको लिख के दिखाता हूं, अभी करके देखते हैं। m से मल्टीप्लाई और m से ही डिवाइड कर दिया, तो आप देखिए कितना आएगा? m स्क्वायर v स्क्वायर डिवाइड बाय 2m, यही आएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? mv का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। बड़ा सिंपलेस्ट है। एंड यू नो वेरी वेल p क्या था आपका? स्मॉल p की वैल्यू क्या थी? मोमेंटम, यानी जिसको हम बोलते थे मास गुना में वेलोसिटी। और क्या डेफिनेशन थी इसकी? क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन इन दी बॉडी। यानी ये क्या सिग्निफाई करता है? कितना मोशन किसी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, या सिंपल लैंग्वेज में हम कहते थे प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो ये वाली जो वैल्यू है ये mv, यहां पर देखिए मैंने स्टार लगा दिया, ये वाली वैल्यू यहां पर आप कर सकते हो पुट। काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा आपका? p स्क्वायर बाय 2m। तो यहां से हमारे पास दिस इंप्लाइज p इज इक्वल टू 2m E लिख दिया मैंने, या E के लिख दिया। क्लियर? क्योंकि हमने काइनेटिक एनर्जी को क्या मान लिया मैंने? E के। नोटेशन दे दी कि काइनेटिक एनर्जी को E के लिख सकता हूं। तो मोमेंटम का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या होगा? 2m, समझ पाए? 2m E के का मतलब काइनेटिक एनर्जी। कहीं पर बुक्स में K भी दे रखा है, कहीं में E दे रखा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको ये समझना है कि ये एक रिलेशन है जो कि न्यूमेरिकल में यूज होता है। नोट डाउन करेंगे इसको भी फटाफट से। अब बात आती है आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी स्ट्रॉन्ग है और काफी इंपॉर्टेंट भी। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम की अगर हम बात करें, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है? ये कहती है कि टोटल वर्क डन या वर्क डन बाय नेट फोर्स। वर्क डन बाय नेट फोर्स। नेट फोर्स का मतलब फॉर एग्जांपल एक मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल को हम स्टार्ट करके चला रहे हैं, इट मींस इंजन काम कर रहा है, और आगे से किसी ने उसको धक्का दिया, तो 2 फोर्सेस लगी ना वहां पर। तो दोनों फोर्सेस के कारण कितना वर्क हुआ, दोनों फोर्सेस के कारण कितना वर्क हुआ, ये कहेंगे दूसरे शब्दों में कि नेट फोर्स के द्वारा किया गया वर्क जो है वो कैलकुलेट करना है हमें, जो किसके बराबर आएगा? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो समझेंगे इस चीज को। हमने क्या लिखा? वर्क डन बाय नेट फोर्स। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर। वर्क डन बाय नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस
इन बॉडी। क्लियर? मतलब देखो ये तो पता ही है, वर्क जब भी वर्क करेंगे तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, एनर्जी मिल रही है, पर वो एनर्जी कौन सी है, काइनेटिक है या पोटेंशियल है। अगर वो पोटेंशियल है तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, अगर वो काइनेटिक है तो काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो अगर एक बॉडी चल रही थी, स्पोर्ट चल रही थी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ तो होगी, लेकिन अगर हमने पीछे से हिट किया तो फिर उसकी एनर्जी चेंज होगी। तो टोटल जो हम नेट फोर्स जो है उसके द्वारा किया गया जो कार्य है उससे कितना चेंज आया एनर्जी में, वो निकालेंगे। वो क्या हमारी है, वर्क एनर्जी थ्योरम है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। फर्स्ट है आपका बाय कांस्टेंट फोर्स, सेकंड जो आपका है बाय वेरिएबल फोर्स, क्योंकि दोनों ही आपकी रियल लाइफ के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, कांस्टेंट फोर्स भी और वेरिएबल फोर्स भी। और अगर मैं कहूं तो वेरिएबल फोर्स ज्यादा रहता है। ठीक, यहां पर क्या है कि मान लीजिए एक बॉडी है, इस बॉडी पे आपने कांस्टेंट फोर्स लगाया, इसकी स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है, u है, एट t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। समझ पाए, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे जैसे ही फोर्स लगेगी तो ये जो बॉडी है ये मूव करेगी कुछ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ क्या, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सेम डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी और यहां पर चली जाएगी, और यहां पर इसकी वेलोसिटी आफ्टर क्रॉसिंग दैट डिस्प्लेसमेंट लेट v be the velocity at time t। क्लियर, ये ऐसा कह रहे हैं हम। तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना आएगा, a आएगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हो रही है। तो यहां पर अगर बाय दी मोशन इक्वेशन जो हमारी होती है काइनेमेटिक्स में, वो क्या होती है आपकी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अगर मैं दोनों तरफ, यानी ये आपकी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, सॉरी गलत बोल रहा हूं मैं, अगर इधर से देखूं तो ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं लिख भी दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इजी रहेगा आप सभी को। दोनों तरफ m/2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, mv स्क्वायर बाई 2 माइनस mu स्क्वायर बाई 2 दैट इज इक्वल टू 2as डिवाइड बाय 2 इंटू m। थोड़ा बड़ा लिख देते हैं आपको समझ में आए, m। अब ये देखिए ये क्या चीज है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, तो ये क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ma इंटू एस। अगर आपको याद हो, फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी W इज इक्वल टू क्या था, fs कोसाइन ऑफ थीटा। थीटा देखिए यहां पर कितना है, फोर्स की डायरेक्शन भी यही है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी यही है, तो थीटा कितना आएगा आपका 0 डिग्री। तो ये तो हो गया आपका 1, तो कितना बचा आपके पास, fs बचा। f की वैल्यू बाय द सेकंड लॉ क्या होती है, ma इंटू f की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाय द सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, ma, और ये s, ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, w के बराबर हो जाएगा। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, w के बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या लिख दिया हमने, w। तो w क्या हो जाएगा आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है आपका, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, यहाँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है, यही आपकी क्या है, वर्क डन है इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, जो कि हमारी क्या, वर्क एनर्जी थ्योरम है। नोट डाउन करेंगे इसको भी, देख लीजिए आपको विजिबल होगा, आई थिंक क्लियर है ये चीज। यहां पर ध्यान दीजिएगा, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, क्लियर, फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ठीक है, नोट डाउन करेंगे इसको। अब चलते हैं हम दूसरी साइड, जहां पर बात हो रही है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। इसी एग्जांपल को हम यहां पर नोट डाउन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक फोर्स लगाया जिसका नेचर कैसा है, वेरिंग है, वेरिंग का मतलब समझ रहे हैं, और स्टार्टिंग की वेलोसिटी कितनी है, यहां पर u है, ठीक है ना, u मान सकते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं है, t इज इक्वल टू 0 टाइम पे। अब वेरिंग नेचर है तो आप क्या कहेंगे कि इसकी वैल्यू बार बार चेंज हो रही है, कभी 5 न्यूटन है, कभी 6 न्यूटन है, कभी 10 न्यूटन है, कभी फिर 3 न्यूटन आ गई, तो ऐसा कुछ कह सकते हो, वेरिंग नेचर है। लेकिन कम टाइम के अंदर, इन स्मॉल टाइम, मान लीजिए स्मॉल टाइम के अंदर ये बॉडी आपकी यहीं तक पहुंचती है, ठीक, तो डिस्प्लेसमेंट भी स्मॉल ही आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, ds आएगा। समझ पाए, ds। देखिए आप समझिए इस बात को, अगर हम बात करें मोटरसाइकिल की, मोटरसाइकिल को जब हम स्टार्ट करते हैं तो कभी हमारी जो स्पीड है वो 30 होती है, कभी 40 होती है, तो चेंज होती रहती है। लेकिन अगर मैं कहूं t इज इक्वल टू 9.1 सेकेंड, समझ रहे हो, 9 यानी 9:01 पे क्या है, मान लीजिए हमने बोला 30 की स्पीड है, अगर मैं बोलूं 9.2 तो लगभग कितनी होगी आपकी, 30 होगी ना। इट मींस अगर मैं कहूं
9.30 मिनट, तो आपको वो सर चेंज होगी, या तो कम होगी या ज्यादा होगी, वो तो डिपेंड करता है, ठीक, लेकिन चेंज हो रही है, यानी कम अंतराल में आपकी स्पीड हम मान सकते हैं कि वो कैसी है, कांस्टेंट है। समझ पाए ये बात, मान सकते हैं कांस्टेंट है, हालांकि वो कांस्टेंट है नहीं, लेकिन कम टाइम के अंदर हम मान सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। तो हमने यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर स्मॉल टाइम के अंदर, स्मॉल dt टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना लिया, ds, और इस ds की जो डायरेक्शन है और इस फोर्स की डायरेक्शन जो कि वेरिंग नेचर था, जिसको हम एज्यूम कर रहे हैं अब कैसा, कांस्टेंट, तो क्या हो जाएगा, सेम है। तो थीटा यहाँ पर आप नोट कर लिए, थीटा कितना आपका 0 डिग्री ही यहाँ पर है, क्लियर, 0 डिग्री यहां पर है, आपको समझ पाना है। तो dw जो हमारा होगा, स्मॉल वर्क जो हमारा होगा, वो कितना होगा, f डॉट ds होगा, f डॉट ds होगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, f ds कोसाइन ऑफ 0 डिग्री, जो कि हमारा f ds के बराबर ही आएगा, क्लियर, ये भी क्लियर। बाय द सेकंड लॉ आपको पता है m इज इक्वल f इज इक्वल टू ma होता है, ma, और ये क्या लिख दिया, ds लिख दिया। अब आप सोचिए, अगर कम टाइम dt टाइम के अंदर डिस्प्लेसमेंट बहुत थोड़ा सा आया, तो क्या वेलोसिटी बहुत ज्यादा चेंज होगी, क्या लगता है आपको, नहीं होगी ना, वेलोसिटी भी क्या होगी, बिल्कुल ही कम चेंज होगी, या नेग्लिजिबल चेंज होगी। तो हम क्या करेंगे, तो एक्सेलरेशन जो हमारा आएगा वो कितना आ जाएगा, dv बाय dt इंटू ds। तो यहां से हमारे पास कितना आएगा, m, थोड़ा सा इसको चेंज करना है, कैसे, हमने लिख लिया ds बाय dt इंटू dv। अब ये ds बाई dt क्या है, वेलोसिटी है, डेट इज v, और ये क्या आएगा, dv आएगा, ये किसके बराबर है आपका, स्मॉल वर्क डन है, क्लियर। अब हम कहते हैं कि हमें स्मॉल वर्क नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कैपिटल वर्क, यानी टोटल वर्क कह सकते हो। टोटल वर्क कहां से, u वेलोसिटी से, अगर बॉडी हमारी कहां पर आ जाए, यहां पर आ जाए, और यहां पर वेलोसिटी कितनी हो जाए, v हो जाए, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने यहां तक का ds लिया, फिर थोड़ा सा हम यहां से कैलकुलेट कर लेंगे, यहां से यहां तक का वर्क, फिर यहां से यहां तक का वर्क, क्लियर। अगर यहां से यहां तक का वर्क कर रहे हैं, तो यहां पर dw1 आएगा, यहां पर dw2 आएगा, यहां पर dw3 आएगा, ऐसे करते करते एंड सो ऑन, और उन सभी वर्क को अगर हम कैलकुलेट कर दें, तो हमारा टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन निकल जाएगा। लेकिन अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं बिल्कुल इसके पास लेके जाऊं, मतलब ये क्वेश्चन में हटा के, ये वाला सर्कल हटा के इसके बिल्कुल पास लाऊं, तो नंबर ऑफ वर्क डन क्या हो जाएंगे, और ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्लियर, और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसका मतलब जब ऐसा होता है, तो हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस है, ये पॉइंट्स जो बन जाएंगे कॉन्टिन्यूअस, लगातार कॉन्टिन्यूअस बन जाएंगे। उस केस में हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा। हमें वेलोसिटी u से v तक लेके जानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन u से v, और यहां पर कितना आएगा, mv dv, नोट डाउन करेंगे। m कांस्टेंट, मास कभी भी चेंज नहीं होता, मास चेंज नहीं होगा तो बाहर आएगा, और यहां पर कितना आएगा, v dv बाय द कंसेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक, ये चीज क्लियर, विजिबल हो रही है आप सभी को। यहां से हमारे पास कितना आएगा, v स्क्वायर बाय 2, और इनिशियल लिमिट से फाइनल लिमिट, ये क्या आपका v स्क्वायर बाय 2, इनिशियल लिमिट टू फाइनल। तो w इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, यहां पर mv था, सॉरी, mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2, दैट इज इक्वल टू kf माइनस ki, kf माइनस ki, that is equal to delta k. Again we are getting the same result as we have calculated earlier by the constant force. Clear? तो वर्क एनर्जी थ्योरम बेसिकली क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम है टोटल वर्क डन बाय द नेट फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इजी, आई थिंक ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा होगा आप सभी को, तो बहुत सिंपलेस्ट कंसेप्ट है, आप सभी को नोट डाउन करना है, कीजिए इसको नोट डाउन। यहां तक आपके कुछ एक कंसेप्ट मैंने क्लियर किए हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि आप इन सभी कंसेप्ट्स को कॉपी पे जरूर नोट डाउन करें। देखिए, जब तक हम नोट डाउन नहीं करते फिजिक्स नहीं आती, जब तक हम अपने माइंड पे प्रेशर नहीं डालते तब तक फिजिक्स नहीं आ पाती। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि आप सभी साथ साथ में नोट्स बनाएं, कैलकुलेशंस पार्ट्स पे ध्यान दें और कंसेप्ट्स को समझें। अगर कंसेप्ट्स आपके दिमाग में आएगा तो डेफिनेटली फिजिक्स ईजी हो जाएगी। सो वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए। टिल देन बाय।